नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम फीवर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों अभी हम पढ़ रहे थे करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को आगे करते हुए आज का जो टॉपिक है वो है अमेरिका का आर्टमिस मिशन। तो अमेरिका का एक मिशन है आर्टमिस। आखिर आर्टमिस मिशन है क्या? तो आर्टमिस मिशन जो है वो चंद्रमा से रिलेटेड है, इसको आप याद रखिए। आर्टमिस मिशन आने वाले समय में होगा और यह है चंद्रमा से रिलेटेड है। अब अगर बात चंद्रमा की आई है तो आपको याद होगा एक समय जब हुआ करता था, जब यूएसएसआर हुआ करता था। यूएसएसआर क्या है? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। यूएसएसआर जो कि बाद में 15 कंट्री में टूट गया था, और उसका जो एक उत्तराधिकारी है वो कौन है? रसिया। तो ये तो आपको जानकारी दे दी मैंने बस यूएसएसआर और रसिया के बारे में। लेकिन एक समय पर जब शीत युद्ध हो रहा था, किस किस के बीच हो रहा था शीत युद्ध? शीत युद्ध हो रहा था हाँ दुनिया में यूएसएसआर और यूएस के बीच, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के बीच। जब इन दोनों के बीच में शीत युद्ध हो रहा था तो उस समय शीत युद्ध इतना ज़्यादा पहुंच गया था कि ये अंतरिक्ष में चंद्रमा पर पहले कौन जाए, इन सब में भी बहुत ज़्यादा कड़ी टक्कर दे रहे थे एक दूसरे को। तो चंद्रमा की बात चली है मून। तो मून पर सबसे पहले पहुंचने वाले कौन थे? ये आपने जीके में पढ़ा होगा। तो अमेरिका की तरफ से 26 जुलाई 1969 को, याद रखिए इस डेट को, इसलिए मैं डेट के साथ बता रहा हूँ, 26 जुलाई 1969 को। और इनका जो यान था उसका नाम था अपोलो 11। अपोलो 11 यान के द्वारा नासा क्या है जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, नासा ने 26 जुलाई 1969 को अपोलो 11 अंतरिक्ष यान के द्वारा भेजा था। किसको? नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन बुज एल्ड्रिन को। इनके नाम तो आपने सुने होंगे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन, सबसे पहले जो कि चंद्रमा पर पैर रखने वाले इंसान थे। उसके बाद इनकी जो टक्कर चलती रही, और उसके बाद जो सबसे आखिरी अभी तक के हिसाब से जो गए थे वो 1972 में गए थे, यानी कि अभी से पहले। उसके बाद कोई नहीं गया। 1972 में जो अपोलो 17 जो यान गया था उससे हैरिसन स्मिथ और जीन सरनन, दो अंतरिक्ष यात्री जो कि लास्ट टाइम पे गए थे चंद्रमा की सतह पर, ये गए थे 1972 में 14 दिसंबर को। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो मिशन है अमेरिका का आर्टमिस मिशन, तो 1972 के बाद लगभग 5 दशक के बाद, 50 सालों के बाद अमेरिका फिर से इंसानों को उतारने की तैयारी में है चंद्रमा पर। उसी का मिशन है ये आर्टमिस मिशन। अभी हम बात करते हैं आगे कि आर्टमिस मिशन से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं जिनसे कि आप जल्दी समझ पाएंगे कि आखिर आर्टमिस मिशन के द्वारा अमेरिका क्या करने की तैयारी में है, और आर्टमिस मिशन में कितने लोग जाएंगे, आर्टमिस मिशन ये कब शुरू होगा, आर्टमिस मिशन में कौन कौन लोग सिलेक्ट हुए हैं, कहाँ के लोग हैं, इन सब बातों की हम बातें करेंगे आगे। तो सबसे पहले आप ये देखिए, जो आर्टमिस मिशन है वो 2024 में अमेरिका अपने अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर उतारने की तैयारी है। और इस मिशन में टोटल कितने 18 जो हैं यात्री जाएंगे, अंतरिक्ष यात्री आप बोल सकते हैं। 18 यात्रियों को तैयारी है उतारने की 2024 में, ठीक है। और इसको कौन कंडक्ट कर रहा है? नासा कंडक्ट कर रही है। नासा ने इसमें 18 लोगों का चयन भी कर लिया है, जिसमें कि इंडियन जो भारतीय मूल के एक अमेरिकी नागरिक हैं जिनका नाम है, इनका नाम याद रखिए, इनके बारे में हम डिस्कशन आगे भी करेंगे। राजाचारी, राजाचारी जो हैं भारतीय मूल के अमेरिकी हैं, ये भी इसी मिशन में शामिल हैं, ये भी जाएंगे चंद्रमा पर। अब इसका अभियान शुरू कैसे होगा आर्टमिस मिशन का? तो सबसे पहले होगा क्या? आर्टमिस 1। तो आर्टमिस 1 है वो 2021 में अभियान शुरू होगा। इसके तहत क्या होगा कि पहले केवल अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर भेजा जाएगा। उसके बाद जब दूसरा चरण आएगा आर्टमिस 2, उसमें क्या होगा, जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनको चंद्रमा की जो कक्षा है, चंद्रमा की कक्षा में भेजा जाएगा। उसके बाद जो आर्टमिस मिशन 3 होगा, उस मिशन में क्या होगा, जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनको चंद्रमा की सतह पर कदम रखने का मौका मिलेगा, यानी कि चंद्रमा पर उतरेंगे।
और ये जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो एक कैप्सूल में बैठेंगे। कैप्सूल का नाम क्या रहे? उसका नाम है ओरियन, ORION। ओरियन नाम का जो कैप्सूल होगा उसमें ये सब बैठेंगे। और इस कैप्सूल को SLS मीन्स स्पेस लॉन्च सिस्टम जो रॉकेट है, SLS जो रॉकेट है स्पेस लॉन्च सिस्टम, इससे भेजा जाएगा चंद्रमा की सतह पर। ठीक है, तो अभी आप समझ लीजिए कि 1972 का मैंने आपको बताया था जब अपोलो 17 मिशन हुआ था, उसके बाद से पूरे के पूरे 5 दशक हो गए हैं, चंद्रमा की सतह पर इंसान नहीं उतरा है। तो अब लगभग 5 दशक के बाद चंद्रमा की सतह पर उतरने के लिए अमेरिका तैयारी कर रहा है। तो उसके लिए आर्टेमिस मिशन है जो कि 2024 में भेजा जाएगा। तो फिलहाल 3 स्तर पर भेजा जाएगा। 2021 में शुरुआत होगी। तो पहले जाएगा ओनली अंतरिक्षयान जाएगा, फिर उसकी कक्षा में जाएंगे यात्री, उसके बाद जाएंगे सतह पर, और उसमें ओरियन कैप्सूल में जाएंगे जो कि SLS रॉकेट से भेजा जाएगा, स्पेस लॉन्च सिस्टम से। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या आई है कि भारतीय मूल के एक अमेरिकी नागरिक हैं राजाचारी, उनको भेजा जा रहा है साथ में। अब बात आई है राजाचारी के बारे में। तो राजाचारी के बारे में एक और उपलब्धि है, सिर्फ और सिर्फ यही उपलब्धि नहीं है। अभी हम बात कर लेते हैं राजाचारी के बारे में। राजाचारी जो कि अमेरिकी नागरिक हैं, एक भारतीय मूल के, उनका पूरा नाम है राजा जॉन बुरपुतूर चारी। इनके पिताजी का नाम था श्रीनिवास वी चारी, जो कि हैदराबाद से अमेरिका जाके बस गए थे, और बाद में जो राजाचारी हैं उनका जन्म अमेरिका में ही हुआ था। तो राजाचारी के बारे में एक तो मैंने आपको बता दिया, जो ये आर्टेमिस मिशन है जो, इसमें भी उनका सिलेक्शन हुआ है। इसके अलावा आपने एक जगह का नाम सुना होगा ISS। ISS क्या है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, जो कि पृथ्वी की कक्षा में स्थापित है, जहाँ पर नासा या अलग अलग जो एजेंसियाँ हैं वो अपने अपने वैज्ञानिकों को भेजती रहती हैं। तो ISS में जाने के लिए भी उनका चयन हुआ है। वो कब जाएंगे? जो अभी स्पेस एक्स जो कि उड़ान भरता है, तो स्पेस एक्स की तीसरी जो उड़ान है जो 2020 के मिड में है, उसके थ्रू वो जाएंगे। राजाचारी ये जो US एयरफोर्स है, जो अमेरिकन एयरफोर्स, उसमें कर्नल भी रह चुके हैं, पहले रिटायर कर्नल हैं, वो कर्नल की रैंक पर थे। और जो इस तीसरी उड़ान में जब राजाचारी जाएंगे तो उस उड़ान के स्पेस कमांडर भी उनको ही बनाया गया है। तो अब यहाँ पर आप इनके बारे में 2 चीज़ें जान सकते हैं। पहला तो ये है कि 2024 में जो आर्टेमिस मिशन है जो चंद्रमा पर जाने के लिए, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, आर्टेमिस मिशन के लिए भी उनका सिलेक्शन हुआ है, चंद्रमा पर उतरेंगे जा करके वो सतह पर। और दूसरा क्या है, 2021 में जो ये ISS में इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में जाने के लिए भी जो तीसरी उड़ान है, जो ये याद रखिए थर्ड जो उड़ान है, उसके स्पेस कमांडर होंगे वो, तो वहाँ पर भी जाने का उनको मौका मिल रहा है। तो इनका जो नाम है पूरा आपने जान लिया है, ये रहने वाले कहाँ के हैं। अगर इनके बारे में कोई भी क्वेश्चन ऐसा आता है कि फ़िलहाल ऐसा कौन है भारतीय मूल का नागरिक जो कि ISS या फिर आर्टेमिस मिशन के लिए सिलेक्टेड है, तो आप इनका नाम यहाँ से बता सकते हैं, राजाचारी या फिर राजा जॉन बुरपुतूर चारी। इनका संबंध भारत के हैदराबाद से है, इस चीज़ को आप याद रखिए। यहाँ पर 3 नाम आपको लिखने मिल रहे हैं, एस्टोनिया, पराग्वे और डोमिनिकन गणराज्य। ये 3 क्या नाम है? ये 3 देशों के नाम हैं। इन 3 देशों का नाम मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है, इसके बारे में आपको बताऊँगा अभी। तो सबसे पहले आप एक चीज़ जानते होंगे कि कोई भी देश, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल अपने देश का लेते हैं, हमारा देश तरक्की कब कर सकता है कि जब हमारे देश से व्यापार ज़्यादा हो अन्य देशों का, और व्यापार में भी क्या हो, जैसे निर्यात ज़्यादा हो आयात कम हो, यानी कि हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बनें और बाहर बिकें, जिससे क्या होगा, पैसा आएगा और देश तरक्की करेगा। तो उन सब के लिए क्या होता है कि दूसरे देशों से अगर हमें सामान बेचना या लेना है तो हमारा उनके साथ संबंध अच्छे होने चाहिए। और संबंध अच्छे कैसे बनते हैं? वो बनते हैं दूतावास के थ्रू। आपने देखा होगा अगर आप दिल्ली जाएं या फिर आप किसी और कंट्री में जाएं तो बहुत सारी जगह पर एम्बेसी बनी रहती हैं। वहाँ पर क्या होता है, भारत के एम्बेसडर वहाँ रहते हैं, भारत के लोग। और भारत में भी दिल्ली में आप देखेंगे तो दूसरे देशों के एम्बेसडर यहाँ रहते हैं। उनसे क्या होता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक हमारे दोनों देशों के बीच में संबंध बनाने के लिए होते हैं, जिससे कि हमारे देश की कंपनी अगर वहाँ पर अपना विस्तार करना चाहें तो वो सब चीज़ें होती हैं। तो फिलहाल इन 3 देशों में अभी तक जो कि भारत का यहाँ पर कोई मिशन स्थापित नहीं था,
तो इन 3 देशों में मिशन स्थापित करने के लिए भारत का जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसकी जो पीएम मोदी ने अध्यक्षता की थी 30 दिसंबर 2020 को, उसमें मंजूरी मिल गई है। तो मंजूरी कब मिली है इसको याद रखिए, 30 दिसंबर 2020 को। अभी आप ये जो 3 देश हैं इनको आप खुद ढूंढिए मैप में वर्ल्ड में कि ये तीनों देश कौन से महाद्वीप में और कहाँ कहाँ पर इनकी स्थिति है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि जिससे आपको याद रहेगा, अदरवाइज आप इनके नाम टफ हैं, आप इनको भूल जाएंगे। तो आप इनके नाम मैप में ज़रूर देखें जिससे आपको आइडिया हो जाएगा ये देश हैं कहाँ पर, जिनमें नए भारतीय मिशन स्थापित होने वाले हैं। तो इसकी स्थापना क्यों की जा रही है वो मैंने आपको शॉर्ट में बता दी है, लेकिन फिर भी आपको एक बार विस्तार से बताता हूँ कि भारत के जो राजनयिक दायरे हैं उसका विस्तार करने और राजनीतिक संबंधों को गहरा करने के साथ साथ में जो द्विपक्षीय व्यापार और निवेश है उसकी वृद्धि में भी इससे मदद मिलेगी। और इससे क्या होगा कि बहुत सारे ऐसे मंच होते हैं जहाँ पर अन्य देशों का सपोर्ट चाहिए होता है, वहाँ पर भारत की जो राजनीतिक पहुँच है उसको बढ़ावा मिलेगा। और भारत की जो विदेश नीति है उसके जो उद्देश्य हैं, विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि दूसरे देशों के साथ हमारा संबंध अच्छा हो, कोई भी ऐसी रुकावट ना आए कहीं से भी, तो उसके जो उद्देश्य हैं उनके लिए भी समर्थन जुटाने में मदद मिलेगी। उसके अलावा भारत का जो सबसे ज़्यादा बहुउद्देशीय एक जो परियोजना है, जो मेन चीज़ है वो है आत्मनिर्भर भारत। तो उसके जो लक्ष्य हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी, भारत यहाँ पर बहुत सारा इन्वेस्ट भी कर सकता है। तो आपको फिलहाल क्वेश्चन में याद रखना है करंट अफेयर्स में कि 30 दिसंबर 2020 को सरकार ने इन 3 देशों में भारतीय मिशन स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। और ये तीनों देश कहाँ पर हैं वो आप खुद पता कीजिए, ठीक है। अब इसके अलावा अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा यूएनडीपी की मानव विकास रैंकिंग में भारत का स्थान। यूएनडीपी क्या होता है? यूएन मीन्स यूनाइटेड नेशंस, यानी कि संयुक्त राष्ट्र। तो संयुक्त राष्ट्र क्या करता है, हर वर्ष एक मानव विकास सूचकांक जारी करता है जिसमें बताया जाता है कि हर देश में मनुष्य के यानी कि इंसानों के यानी कि वहाँ की जनता के रहने का स्तर क्या है, रहने के स्तर में क्या देखा जाता है, वहाँ पर शिक्षा कैसी मिल रही है या वहाँ पर रहन सहन कैसा है, वहाँ पर लोगों की इनकम कितनी है। तो इन सब का जो है हर साल लिस्ट आती है। तो इस साल की लिस्ट में भारत का कौन सा स्थान है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देता हूँ, यूएनडीपी, ठीक है ना। यूएनडीपी होता क्या है कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है। तो 2020 की इसकी जो रिपोर्ट आई है जिसे बोलते हैं एचडीआर, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो एचडीआर जो आई है रिपोर्ट 2020 की, इसमें भारत को मिला है 131वां स्थान। अभी आप पूछेंगे कि कितने लोगों में से 131वां स्थान मिला है, तो इसमें टोटल 189 देश हैं। 189 देशों में से इंडिया का 131वां स्थान आया है। और अगर हम पिछले वर्ष की बात करें तो पिछले वर्ष यानी कि 2019 में इंडिया का जो स्थान था वो था 129वां। तो कहने का मतलब है कि इस साल हम 2 पायदान नीचे खिसक गए हैं। और इससे पहले 2018 में इंडिया का स्थान कौन सा आया था, 130वां। तो लास्ट ईयर हमने थोड़ी सी तरक्की की थी, इस बार हम फिर से वापस आ गए। 2017 में भी 131वां स्थान था, लेकिन तब देश कितने थे, 188 थे। अभी अगर हम बात करें कि जो क्वेश्चन आपके पास आता है कि जो यूएनडीपी जो ये रिपोर्ट देती है वो किस बेस पर देती है, तो सबसे पहले इसमें देखा जाता है स्वास्थ्य का लेवल, स्वास्थ्य और शिक्षा। उसके अलावा इनकम का जो लेवल है वो क्या है वो देखा जाता है। और जो यूएनडीपी का जो सूचकांक है, सूचकांक क्या बोलते हैं, एक मानक, जैसे कि हम परसेंटेज को 100 मानक मानते हैं, तो इसी तरीके से एक जो सूचकांक है या जो मानक है वो 1 रखा गया है, 1.0। तो जब रैंक आती है तो रैंक में अगर हम टॉप 10 कंट्री की बात करें, पहले टॉप 10, ठीक है ना, टॉप 10 में सबसे ऊपर है नॉर्वे, जो कि लास्ट ईयर भी सबसे ऊपर ही था। तो जो नॉर्वे है, नॉर्वे का जो सूचकांक है वो है 0.957, 1 में से, ये टॉप पर है। उसके बाद नंबर आता है स्विट्ज़रलैंड, फिर आयरलैंड, फिर हांगकांग, आइसलैंड, जर्मनी, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड्स और डेनमार्क। ये हैं टॉप 10 जहाँ पर मानव विकास सूचकांक सबसे अच्छा है। उसके अलावा अगर हम बात करें कुछ प्रमुख देशों के बारे में, जिसे हम एक उत्सुकता रखते हैं कि आखिर अमेरिका का कौन सा नंबर है, तो अमेरिका का नंबर है, यूएस का नंबर है
17, ठीक है, 17वें नंबर पर है। अगर यूके की बात करें यानी कि ब्रिटेन की, तो यूनाइटेड किंगडम का नंबर है 13वां नंबर। अभी जो कि एशिया का सबसे डेवलप कंट्री है वो है जापान। जापान का नंबर कौन सा है? जापान का नंबर है 19। इजराइल भी 19 पर है। फ्रांस 26 नंबर पर है। यूएई 31वें नंबर पर है। 40वें नंबर पर है सऊदी अरब। रूस है 52वें नंबर पर, और मलेशिया है 62 नंबर पर। ब्राज़ील है 84 नंबर पर। ये तो बात हो गई कौन से जो सबसे ऊपर हैं और उसके बाद के जो प्रमुख देश हैं। अभी हम बात करेंगे सबसे नीचे वाले 10 कंट्री पर, सबसे कम जिनका मानव विकास सूचकांक आया है, यानी कि लास्ट के 189 से लेकर के 180 तक। तो 189वें नंबर पर है वो है नाइजर। कौन सा है कंट्री? नाइजर। ये लास्ट ईयर भी 189 नंबर पर ही था नाइजर। इसका जो सूचकांक आया है वो आया है 0.394। अभी इस सूचकांक में एक चीज़ आई है, इनको एक उसमें बांटा गया है सीरीज में। इसमें क्या बोला गया है कि जिन देशों के लिए मानव विकास सूचकांक का मान 0.550 से कम है, ठीक है ना, उन्हें बोला गया है कम मानव विकास, यानी कि लो ह्यूमन डेवलपमेंट। ये वाले देश हैं ये जिनका 0.550 से कम बोला गया है। और उसके अलावा जिनका 0.550 से अधिक है, लेकिन 0.700 से, कितना, 0.550 से लेकर के 0.700 के बीच में है, इन्हें माना गया है मीडियम, मध्यम विकास सूचकांक माना गया है, या डेवलपमेंट वाले माने गए हैं मीडियम, ठीक है। और उसके बाद जिनका 0.700 यानी कि इससे अधिक है जिनका, लेकिन 0.800 से कम है, उन्हें बोला गया है उच्च। और जिनका 0.800 से अधिक है वो बोले गए हैं बहुत ऊंचे मानव विकास वाले देश। इस चीज़ को आप याद रखिए। अब इसमें हमारे पड़ोसी देश और हम कहाँ पर आते हैं उनके बारे में भी बात कर लेते हैं कि हमारे पड़ोसी देश कौन से हैं, जैसे कि पाकिस्तान, श्रीलंका, चाइना, इनका कौन सा स्थान है। तो सबसे पहले अपने पड़ोसी देश की बात करें, जो कि हमें पता है, सबसे पहले इंडिया का ही लिख लेते हैं। इंडिया का नंबर है 131। उसके बाद हमारे पड़ोसी देश हैं सबसे पहले, जैसे कि मॉरिशस। कौन सा है? जो मॉरिशस है उसका नंबर है 66, ठीक है। उसके बाद आता है श्रीलंका। श्रीलंका का नंबर है 72, इंडिया से काफ़ी अच्छा है। उसके बाद है चाइना, यानी कि चीन। चीन का नंबर है 85, चाइना है 85 नंबर पर। उसके अलावा मालदीव। मालदीव कौन सी जगह पर है? मालदीव है 95 नंबर पर। इन सभी देशों की स्थिति है जो कि भारत से अच्छी है। और अगर दूसरे पड़ोसी देश हैं जैसे कि भूटान, अगर भूटान की बात करें तो भूटान है 129वें नंबर पर। इसकी स्थिति भी भारत से ठीक है। और बांग्लादेश जो कि 133वें नंबर पर, नेपाल 142, और म्यांमार 147, पाकिस्तान 154वें नंबर पर है। तो ये सभी देश हैं जो कि बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार, पाकिस्तान, ये देश भारत से पीछे हैं। बाकी के ये जो देश मैंने लिखे हैं ये भारत से अच्छी स्थिति में हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हम अपने पड़ोसी देशों में जैसे कि श्रीलंका और मालदीव, इनसे भी मानव विकास सूचकांक में काफ़ी पीछे हैं, थोड़ा बहुत नहीं। अगला हमारा जो टॉपिक है करंट अफेयर्स का वो है संयुक्त राष्ट्र का सुरक्षा परिषद का सदस्य बनना। तो 1 जनवरी 2021 से 2 वर्ष के लिए जो इंडिया है वो सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बन जाएगा।
और भारत को ये जो जो क्या बोलते हैं सिक्योरिटी काउंसिल UNSC, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो अस्थाई सदस्यता है भारत को ये मिल रही है 8वीं बार। और कब से मिल रही है? 1 जनवरी 21 से। 2 साल का कार्यकाल होता है। तो 1 जनवरी 2021 से जो ये सुरक्षा परिषद है इसमें होते हैं टोटल 15 सदस्य। इस चीज़ को आप याद रखिए, UNSC जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें टोटल होते हैं 15 मेंबर। तो 15 मेंबर्स में से भारत 2 साल के लिए उसका एक अस्थाई मेंबर रहेगा। तो अगर देखा जाए इसमें अकेला भारत नहीं है, टोटल 5 और हैं, 4 और कंट्री हैं भारत के अलावा, नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड और कीनिया। ये भी 2021 और 22 के लिए अस्थाई सदस्य बनेंगे। और उसके अलावा जो 5 देश हैं उनका चुनाव होगा जून 2020 में। जो ये 5 देश जो सिलेक्ट हुए हैं इनका चुनाव हुआ था जून 2020 में, जिसमें ये सिलेक्ट हुए थे। उसके अलावा जो 5 देश हैं जैसे कि सुरक्षा परिषद में हैं जर्मनी, बेल्जियम, साउथ अफ्रीका, डोमिनिकन गणराज्य और इंडोनेशिया। इनका जो कार्यकाल है, जैसे टोटल कितने 15 मेंबर हैं ना, तो 15 में से देखा जाए जो 5 मेंबर हैं वो तो स्थायी सदस्य हैं। जो कौन कौन है स्थायी सदस्य? आपने अक्सर सुना होगा हमारे जो प्रधानमंत्री जब विदेश दौरे पर जाते हैं तो वो संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता के लिए सिफारिश करने के लिए या वोट देने के लिए बोलते हैं। तो वो कौन से हैं? इसमें है, पहले तो आता है नंबर अमेरिका का। इनके नाम हमेशा याद रखिए क्योंकि ये परमानेंट हैं। अमेरिका, रसिया, ब्रिटेन यानी कि UK, और फ्रांस और चीन। इनके पास होता है वीटो। ये जो परमानेंट मेंबर हैं इनके पास वीटो होता है। 5 हो गए स्थायी देश। उसके अलावा जो एस्टोनिया, नाइजर, ट्यूनीसिया, वियतनाम और सेंट विंसेंट व ग्रेनेडाइंस, ये जो कि 1 जनवरी तक 5 अस्थाई देश थे, इनकी जगह पर अभी भारत आया है। और 5 हैं जो कि 31 दिसंबर 2021 तक रहेंगे, तो उनका भी चुनाव कर लिया जाएगा। तो इस तरीके टोटल 15 हैं, उसमें से 5 हो गए स्थायी और 10 हो गए अस्थाई। 10 जो अस्थाई सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल 2 साल के लिए होता है और इनका फिर से चुनाव होता है। लेकिन ये होते हैं जो कि परमानेंट रहते हैं, इनके पास वीटो होता है। तो क्वेश्चन आपका आता है, अगर संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद इसमें कितने मेंबर होते हैं, तो आंसर आपका रहेगा 15 मेंबर। स्थायी मेंबर कितने रहते हैं, तो आपका रहेगा 5 मेंबर। अगर इन चारों में से किसी एक का नाम दे करके आता है कि कौन है स्थायी मेंबर का सदस्य, तो आपको इनमें से एक का नाम, इन 5 का नाम याद रखने हैं, उसका नाम आपको बता देना है। भारत को अस्थाई सदस्यता कब से कब तक को मिली है, तो 1 जनवरी 2021 से लेकर के 31 दिसंबर 2022 तक, यानी कि 2 साल के लिए। अभी अगर ये आता है कि भारत के साथ साथ और कौन से देशों का चयन हुआ है, तो उसमें है जर्मनी, बेल्जियम, साउथ अफ्रीका, डोमिनिकन गणराज्य और इंडोनेशिया। इनका क्या हुआ था कि 2 वर्षीय कार्यकाल खत्म हुआ था जब 2020 में, तो उसके बाद जब 8वां अवसर है भारत के लिए, तो उसके बाद भारत का चयन हुआ था। और भारत के साथ साथ 4 और अन्य राष्ट्र हैं, वो हैं नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड और कीनिया। ठीक है, किन की जगह पर आए थे वो मैंने नाम आपको बता दिए हैं। तो इन 5 लोगों का और चयन हुआ है 2 साल के लिए मेंबर बनने के लिए। अभी एक बार पूछी जाती है कि 8वीं बार है, तो इससे पहले इंडिया कब कब इसका अस्थाई सदस्य रह चुका है। तो सबसे पहले रहा है 1950 से लेकर के 51, ये 2 साल रहा। उसके बाद रहा 1967 और 68, 2 बार हो गया। उसके बाद रहा 72 से 73, उसके बाद 77 से 78, ठीक है याद रखिए। फिर 85, उसके बाद 91 से 92, उसके बाद 11 से 12। कितना बार हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 और अब हो गया 2021 और 22, टोटल 8 बार रह चुका है UNSC यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थाई मेंबर। और भारत प्रयासरत है किसके लिए? स्थाई मेंबर बनने के लिए, वीटो लेने के लिए। देखते हैं कब तक भारत को मिल पाएगा।
तो अगर आपसे ये सब बातें पूछी जाती हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है उसमें कितने मेंबर रहते हैं, क्या क्या बातें हैं, तो वो सब बातें मैंने आपको बता दी। कब कब भारत इसका मेंबर रह चुका है अस्थाई, वो भी मैंने आपको बताया। तो आज के दोस्तों वीडियो में जो करंट अफेयर्स है वो इतनी ही। इसके बाद हम और भी दूसरे जो टॉपिक हैं उनको भी कवर करेंगे करंट अफेयर्स से। आपको मैं विस्तार से बताता हूँ, आप अपने नोट्स बनाते जाइए, इनका स्क्रीनशॉट लेते जाइए या फिर दोबारा से वीडियो देखिए, समझिए। विस्तार से समझने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि आप जब क्वेश्चन को करेंगे, गलती से आपने क्वेश्चंस किए हैं, उनमें से क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन अगर आपने टॉपिक पूरा किया है और क्वेश्चन उससे आया है तो आप उस क्वेश्चन को बड़े आसान से कर देंगे और हमेशा याद भी रहेगा बड़े आसानी से। धन्यवाद दोस्तों।